नमस्कार। मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में इंडियन पेंटिंग के बारे में एक जो ब्रीफ यात्रा थी उसको कर चुके थे। आज हम लोग जहां से कि भारत में पेंटिंग से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के एक प्रश्न बनाते हैं और संभावना है कि अगर यूपीएससी पेंटिंग से मेंस के में अगर प्रश्न पूछती है तो संभवतः यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और वो टॉपिक होगा, क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला जिसे पहले राजपूत चित्रकला भी कहा जाता था, चित्रकला भी कहा जाता था, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए मुगल शैली से करते हुए मुगल शैली से भिन्नता बताइए। ठीक है, यह प्रश्न है, संभावित प्रश्न है जो कि यूपीएससी आगे आपसे पूछ सकता है। देखिए भाई, अगर पेंटिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया तो पेंटिंग हम जान चुके हैं कि दो तरीके की पेंटिंग होती है। एक जो दीवारों पे पेंटिंग होती है जो कि प्राचीन काल में गुफाओं में की गई है, और दूसरी होती है मुराल पेंटिंग या पट्टचित्रकला, जिसमें कि आप पेन पेज लेकर के कागज पर या कपड़ों पर या फिर किसी ऐसे पेज वेज पे या फिर पत्तों पे, छालों पे पेंटिंग करते हैं, वो मुरल पेंटिंग। तो भारत में मुरल पेंटिंग जो है और जो कागज पे या फिर कपड़ों पे पेंटिंग करने की जो शैली रही, वह शैली मुख्य रूप से मुगल काल में आकर के बहुत ज्यादा परिपक्व हो गई। मुगल काल में आकर के उसमें उसकी विशेषता बहुत अधिक बढ़ गई। लेकिन उसके साथ साथ मुगल शैली जो थी वह उसमें विदेशी तत्व तो बहुत अधिक शामिल थे। लेकिन मुगल शैली के समानांतर पेंटिंग की एक और शैली भारत में चलती रही जिसे पहले राजपूत शैली कहा गया, और बाद में उनकी विशेषताओं में कुछ भिन्नता को देखते हुए कुमारस्वामी, एक जो भारत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जो भारतीय कला और साहित्य के विद्वान रहे हैं, उन्होंने उसको फिर दो भाग में डिवाइड कर दिया और राजपूत शैली को दो भाग में डिवाइड करके एक राजस्थानी शैली और दूसरी पहाड़ी शैली के रूप में अलग अलग बांट दिया। ठीक है, तो इनको मुगल शैली से कुछ अलग थी, विशेषता थी, इसलिए उसको राजपूत शैली कहा गया। फिर बाद में लगा कि राजपूत शैली कहने का कोई कारण पर्याप्त नहीं दिख रहा है, राजपूतों के द्वारा ही पैट्रोनेज है, लेकिन इनमें कुछ और प्राचीन कालीन तत्व भी शामिल हैं, तो ये सिर्फ राजपूत शैली नहीं है, इसीलिए इनको फिर बाद में राजस्थानी शैली और फिर कुछ अगर पहाड़ी क्षेत्रों में थी तो उनको पहाड़ी शैली के रूप में बांट दिया गया। तो इन शैलियों में मुगल शैली से भिन्नता थी, साथ ही इनकी अपनी कुछ विशेषताएं थी। कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो राजपूत शासकों के समय विकसित हुई थी, और कुछ ऐसी विशेषता थी जो प्राचीन काल से भारत की जो परंपरा आ रही थी वह परंपरा भी उन चित्रकला शैली में शामिल थी। ठीक है, तो आइए चित्रकला शैली की ओर आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली जो विकसित हुई, मुख्य रूप से यह शैली कुछ क्षेत्रों में, कुछ कहां जो कि वर्तमान राजस्थान है या फिर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, इनके कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि राजवाड़े, राजपूत राजवाड़े रहा करते थे, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या मारवाड़, मालवा, सिरोही, इन क्षेत्रों में जहां पर कि प्रमुख राजपूत शासक शासन किया करते थे, इन क्षेत्रों में इस शैली का विकास हुआ। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो राजस्थानी चित्रकला शैली हुई,
यह मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 समथिंग से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक अपने चरम पर रही। ठीक है, जबकि मुगल काल में 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी का दौर मुगल काल का दौर है। इस मुगल काल के दौर में जब राजपूत शासक अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में सफल थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ अपनी परंपरा और संस्कृति का भी संरक्षण किया और मुगलों के द्वारा जो विदेशी तत्व भारत पर थोपे गए, उनसे राजस्थान के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन परंपरा के तत्वों को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। तो उनमें से ये कुछ राजा थे, हालांकि इन राजाओं का मुगलों से संबंध था, संपर्क था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुगलिया तत्वों को अपने कल्चर में शामिल नहीं होने दिया, या यूं कहें कि बहुत कम शामिल होने दिया। तो भारतीय परंपरा को बनाए रखने में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही और 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इन्होंने भारत में अपने स्पेशल चित्रकला शैली को पैट्रोनेज दिया और उनको संरक्षण दिया। ठीक है, इनके संरक्षण का ही परिणाम हुआ कि एक अलग से चित्रकला शैली जो कि संपूर्ण भारत से लुप्त हो रही थी, वह राजस्थान में सुरक्षित रही। ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम अभी हमने लिया था, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इन्होंने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया और राजपूत चित्रकला कहने के पीछे इन्होंने जो तथ्य दिए थे, उन्होंने कहा कि ये जो चित्रकला शैली थी ये राजपूत शासकों के द्वारा ही संरक्षित रही, क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक और संरक्षक राजपूत थे। ठीक है, और इसलिए भी एक अलग चित्रकला शैली से बनाना जरूरी था। इन्होंने समझा, इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकला शैली नहीं कहा या मुगल चित्रकला शैली नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुगल से अलग थे, भारतीय परंपरा में थी। तो मुगलों से अलग दिखाने के लिए, मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए कुमारा स्वामी ने इनको राजपूत चित्रकला शैली या राजपूत शैली कहना शुरू किया। कब? 1916 में। और तब से इसे राजपूत शैली कहा जाने लगा। ठीक है, फिर बाद में जो कि मध्य भारत की चित्रकला शैली थी उसे मालवा शैली कहा जाने लगा और फिर जो पहाड़ी क्षेत्र में राजपूत राजवाड़े थे उनको पहाड़ी शैली भी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इनमें राजपूती तत्व थे, लेकिन सिर्फ राजपूती तत्व नहीं थे, इनमें पहाड़ी तत्व भी थे। ठीक है, इनमें मैदानी तत्व भी थे, मालवा के स्थानीय तत्व भी थे और प्राचीन परंपराएं भी इसमें शामिल थी। इसीलिए इनको राजपूत चित्रकला शैली को फिर अलग अलग क्षेत्रों में मालवा शैली और पहाड़ी शैली भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में, जहां पर कि ये पहाड़ी शैली विकसित हुई, उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र कहने का सेंस है कि जहां पर अरावली पर्वत विस्तारित है, इस पूरे अरावली पर्वत के क्षेत्र में पहाड़ के आसपास जो शैली विकसित हुई उसे पहाड़ी शैली कहा गया। ठीक है, तो इन दोनों को हालांकि राजपूत शैली के अंदर ही माना गया, चाहे वो मालवा शैली हो या फिर पहाड़ी शैली हो, एक संपूर्ण दोनों को ज्वाइंट रूप से राजपूत शैली कहा गया और राजपूत शैली के अंदर ये दो अलग अलग शैलियां विकसित हुई। अब कुमारा स्वामी कहते हैं कि यह नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि यह भारत में जो स्वदेशी चित्रकला की परंपरा थी उसको बनाए रखने में और उसको संजोए रखने में इस चित्रकला शैली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, इन्होंने यह भी बताया कि इस चित्रकला शैली में, राजपूत चित्रकला शैली में, मुगलों के आगमन के पहले से जो हमारे यहां चित्रकला शैली चली आ रही थी उसका भी इसमें सम्मिलन था, वह शैली भी राजपूत शैली में शामिल थी, इसीलिए इसको अलग शैली के रूप में दिखाना जरूरी रहा। ठीक है, वरन इसे फिर राजस्थानी शैली और इसे फिर मुगल शैली के अंदर शामिल कर लिया जाता। और चूंकि मुगलों के आगमन से पहले से चली आ रही थी, इसीलिए सिर्फ राजपूत शैली नहीं कह करके इनको राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली के रूप में या फिर मालवा शैली के रूप में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी शैली या फिर राजपूत शैली
या पहाड़ी या मालवा शैली भारत में मुगल चित्रकला या मुगल चित्रकला के समानांतर विकसित होती रही। मुगल चित्रकला से इनमें भिन्नता के तत्व क्यों दर्शाए गए, या इसे मुगल काल में, चूंकि वह पूरा काल ही मुगल काल कह दिया है इतिहासकारों ने, हालांकि मुगलों का दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा इलाका स्वतंत्र रहा, नॉर्थ ईस्ट पूरा स्वतंत्र रहा, राजपूत अधिकांश स्वतंत्र रहे, उसके बावजूद सिर्फ सेंट्रल इंडिया में मुगलों का शासन था और फिर भी उसे मुगल काल कह दिया गया। चलिए इसको हम इस डिबेट में नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि राजपूत क्षेत्र में एक विशेष राजपूतों के द्वारा भारत की परंपरा का संरक्षण किया गया, इसीलिए इसे राजपूत शैली और पहाड़ी शैली कहा गया। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि राजपूत शैली में जो अलग अलग, जैसे बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है, ठीक है, मालवा शैली है, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो रजवाड़े थे ये एकदम सटे सटे थे, लेकिन फिर भी इनके अलग अलग नाम से शैलियां विकसित हुई। इनकी भौगोलिक दूरी बहुत कम थी, कोस कोस मात्र के बीच में, सीमा के बीच में ये लोग राज्य होते थे और इन छोटे छोटे राज्यों में अपनी स्वतंत्र चित्रकला की शैली विकसित हुई। हालांकि बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन होती थी, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता भी होती थी। तो इन्हीं थोड़ी जो थोड़ी भिन्नता आती थी, वो भिन्नता कहां से आती थी? इनकी उत्पत्ति, इनके विकास, इनमें रेखा, सुंदर रेखा बनाना, रंगों का चयन करना, ठीक है, या फिर इनकी चित्रकला में वस्तु कौन सी रहेगी, मानव आकृतियां कौन रहेंगी, प्रकृति के कौन से तत्व शामिल होंगे, अंकन के कैसे उस पर पेंटिंग की जाएगी, ये सब थोड़ी थोड़ी भिन्नता होने के कारण ही किसी को किशनगढ़ शैली कहा गया, किसी को मालवा शैली कहा गया, किसी को बूंदी शैली कहा गया, ठीक है, किसी को सिरोही शैली कहा गया या पहाड़ी शैली कहा गया। मतलब ये एक क्षेत्र में थी, बहुत पास पास थी, इन सबको सम्मिलित रूप से राजपूत शैली कहा गया। लेकिन उस राजपूत शैली के अंदर भी छोटे छोटे राजवाड़ों ने भी अपनी अलग एक विशेषता बनाई रखी, ठीक है, और इसीलिए इनका पहचान भी अलग बना रहा। एक जो समान कॉमन विशेषता थी कि जो चित्रकला पहाड़ी क्षेत्र में विकसित हुई या फिर राजपूत शैली के रूप में विकसित हुई, उसमें जो पेंट करके चित्र बने, वे अधिकांश चित्र किस पर बने? वसली पर बने। अब वसली क्या होता है भाई? वसली का क्या मतलब है? तो वसली का मतलब है कि कागज के कुछ परतों को जोड़कर इतना मोटा कर देना, उसके बीच में गोंद लगा करके चिपका देना और इतना मोटा कर देना कि अब उस पर पेंटिंग करने के बाद कागज जल्दी खराब नहीं हो, उसे वसली कहा गया। क्या है कि कागज के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई करके वसली की तैयारी की जाती थी। वसली बना दिया जाता था, एक मोटा कागज का परत बन जाता था जिसमें सभी कागज आपस में चिपके होते थे, और फिर उसके ऊपर काले और भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। मतलब चित्रकला में पहले उसकी चित्रकला रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, और फिर उस रेखा खींच करके और फिर उसके अंदर रंग भरा जाता है। तो काले और भूरे रंग से पहले रेखांकन किया जाता था और फिर उसके बाद उसमें आवश्यक रंग भर दिया जाता था। तो ये शैली जो थी, इसमें रेखांकन और उसके बाद फिर उसमें आवश्यक रंग भरने की परंपरा यहां पर विकसित हुई। अब यहां ध्यान ये रखना है कि जो राजपूत शैली थी, मुगल शैली से थोड़ी भिन्न इस अर्थों में भी रही कि मुगल शैली में रॉयलिटी बनावट में नहीं दिखती थी, बनावट में नहीं होती थी। चित्र रॉयल बनाए जाते थे, राज दरबार के चित्र बनाए जाते थे, लेकिन बनाने में उतना ज्यादा प्रयास नहीं किया जाता था, उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, एक सामान्य कलर का प्रयोग करके बना दिया जाता था। लेकिन जो राजपूत शैली के चित्र बने, इनका जो रंग आता था वह मुख्य रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। हरा रंग है तो पृथ्वी के कुछ जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ की पत्तियां हैं, उनको उनका रस निचोड़ करके हरा रंग ले लिया, ठीक है। पत्थरों से घिस करके उसका एक कलर ले लिया, और इस हरे रंग के साथ साथ, मतलब प्रकृति के रंग के साथ साथ, प्रकृति के रंग के साथ साथ बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना और चांदी,
इनको महीन पीस करके और इनको भी कलर के रूप में शामिल कर दिया जाता था। मतलब जो रंग होते थे वे रंग भी सोने और चांदी से बनाए जाते थे। तो प्रकृति से रंग, सोने और चांदी से रंग, इन सबको मिला करके एक सुंदर कलर बनाया जाता था। मतलब रंग में भी स्वर्ण और चांदी शामिल थी। तो यहां यह प्रयास किया जाता था कि एक सुंदर और एक राजसी कलर तैयार हो जिसमें राजा का रॉयल्टी दिखे। ब्रश बनाने के लिए मुख्य रूप से जब पेंटर पेंटिंग करता था तो जो पेंटिंग ब्रश होती थी वो या तो ऊंट या गिलहरी के जो बाल होते थे इनका प्रयोग करके और फिर ब्रश बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन यह ब्रश जो है ये मुगल चित्रकला में भी सामान्य रूप से यही ब्रश चलता था। लेकिन वहां पर जो चित्र बनते थे उन चित्रों में सोने और चांदी के बुरखे नहीं मिलाए जाते थे। यह राजपूत कला चित्रकला शैली की एक विशेषता थी। ठीक है, जो मुगल चित्रकला शैली थी उसमें क्या था कि एक चित्रकार होता था, प्रमुख चित्रकार होता था और वही चित्र बनाता था। चित्र में रेखाएं खींचना, उसके कलर भरना, डिजाइनिंग करना, सारा काम उसी का होता था, एक चित्रकार करता था। लेकिन जो राजपूत चित्रकला शैली विकसित हुई उसमें एक चित्रकार ने नहीं बल्कि चित्रकला क्या होता था, एक सामूहिक कार्य होता था। सामूहिक कार्य का मतलब कि एक प्रमुख चित्रकार होगा, ठीक है, एक कुशल दक्ष कलाकार होगा जो नेतृत्व करेगा, इसके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। और फिर वह नेतृत्व कैसे करेगा, तो ऊपर के जो लाइनिंग है, आरंभिक रेखांकन, सिर्फ वो लाइनिंग का काम कर देगा। जैसे हमने यहां पर ये लाइन बना दिया, ठीक है, लाइन बना दिया। अब इस गोले में कौन सा कलर भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, यह काम अब इस चित्रकार का नहीं है। ठीक है, इसने सिर्फ लाइन खींच दी और बाकी अब यह गाइड कर रहा है और अलग अलग लोग उस लाइन में अलग अलग कलर भर रहे हैं। ठीक है, आरंभिक रेखांकन का कार्य के बाद क्या होता है कि उसके बाद रंग भरना, छवि का चित्र बनाना, वस्तु बनाना, भूमि का प्रकृति का दृश्य बनाना, पशु पक्षी बनाना, ये सब जो करते थे वो निपुण कलाकार अलग होते थे जो अपना अपना कार्य करते थे। कुछ कलाकार जो कि भूमि का चित्रण करने में, भूमि का पेंटिंग बनाने में, प्रकृति की पेंटिंग बनाने में विशेष होते थे, तो वो इस पेंटिंग में जहां प्रकृति के तत्व शामिल करना होता था वहां पर उनका वो प्रकृति के तत्व शामिल करते थे। कुछ कलाकार ऐसे होते थे जो पशु पक्षी का अच्छा चित्र बना पाते थे, तो जब पशु पक्षी का अच्छा बनाते थे तो वो सिर्फ उस संपूर्ण पेंटिंग में जहां पशु की चित्रकारी करनी है वो सिर्फ पशु पक्षी की चित्रकारी ही करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक राजपूत चित्रकला शैली जो विकसित हुई वह सामूहिक चित्रकला शैली के रूप में विकसित हुई। इसमें किसी एक कलाकार की ही मात्र प्रधानता नहीं रही। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरी पेंटिंग तैयार हो जाती थी तो जो मुख्य चित्रकार होता था, मुख्य पेंटर होता था, उसका काम होता था कि उस पर कुछ सुंदर अक्षरों में, लास्ट में, अंतिम रूप में कुछ सुंदर सुलेखन, खूब सुंदर अच्छा कुछ लेख लिख दिया जाता था। जैसे अगर जो मुख्य रूप से राजस्थानी चित्रकला शैली हुई है उसमें राधा कृष्ण की पेंटिंग बहुत अधिक हुई है, और चाहे वो किशनगढ़ शैली हो, बूंदी शैली हो, मेवाड़ शैली हो, सभी शैलियों में राधा कृष्ण ही मुख्य भूमिका में रहे। तो राधा कृष्ण के बारे में अब उनके जीवन के किस प्रसंग का चित्रण किया जा रहा है, भगवान कृष्ण के जीवन के जिस भी प्रसंग का चित्रण किया जाता था, जो मुख्य कलाकार होता था अब उस पूरे पेंटिंग के नीचे सुंदर अक्षरों में, बड़े अच्छे सुंदर कैलीग्राफी के साथ उस घटना का विवरण लिखता था। ठीक है, और फिर उसके बाद वो चित्र पूरा हो जाता था। तो इस तरीके से राजस्थान की चित्रकला शैली जो विकसित हुई, इसमें अगर आप चित्र देखें तो ये देखिए, ये राजस्थान की चित्रकला शैली है जिसमें भगवान कृष्ण है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें एक मुख्य जो कलाकार है
सभी जो आकृतियां बनाई गई हैं, सभी जो आदमी बनाए गए हैं, देखिए सभी सिर्फ लाइन खींची गई हैं, ठीक है, सुंदर लाइन खींची गई है और उस लाइन के बीच में आंखें बनाई गई हैं, भौवें ऐसे खींच दी गई हैं, आंखें बना दी गई हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो पेंट कलर डालना है यह किसी और कलाकार ने किया है। अब देखिए यहां पर यह पहाड़ का चित्रण करना था, तो पहाड़ का चित्रण करने के लिए क्या किया है, अलग अलग कलर का यूज किया गया है। देख रहे हैं, यह पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी घर हैं जो होते थे और इसके ऊपर भी हिरण विरण है। तो ये जो काम किया है ये किसी अलग कलाकार ने किया है। बादलों के ऊपर यहां देखिए इंद्र हैं जो कि हाथी पर बैठे हुए अपने ऐरावत पर, और यहां से वर्षा करवा रहे हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। तो इंद्र की जो पेंटिंग की गई है, इनका जो रेखांकन किया गया है वो किसी और ने किया है। हाथी किसी और ने बनाया है, बादलों को किसी और ने बनाया है, यहां जो कि पर्वत बनाया गया है वो किसी और ने बनाया है। मनुष्य की जो आकृति खींची गई है, रेखा आकृति खींची गई है, वो मुख्य कलाकार ने किया है। बाकी इसमें कलर भरने का काम किसी और का है। यहां नीचे देखिए कुछ पशु बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन पशुओं के बनाने में कोई अलग कलाकार जो कि पशु बनाने में एक्सपर्ट होता था, सिर्फ वही पशु बनाता था और बाकी के कलाकार इसमें आकर के कलर भर देते थे। तो राजस्थानी चित्र, जबकि मुगल चित्रकला शैली में क्या रहा कि एक ही कलाकार होता था जो कि अपने पेंटिंग का एक्सपर्ट होता था, उसकी कुछ एक्सपर्टीज होती थी, उसी कलाकार के द्वारा आकृति भी बनाई जाती थी, उसमें रंग भी भरे जाते थे और उसका विवरण भी दिया जाता था। तो राजस्थानी चित्रकला शैली अपने आप में एक सामूहिकता की भावना को भी इंडिकेट करती है, ठीक है। जबकि मुगल चित्रकला शैली एक विशेष एक कलाकार के बारे में एक व्यक्तिवादी चित्रकारिता को प्रमोट करती है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, राजस्थान चित्रकला शैली के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। मुगल शैली से कुछ भिन्नताएं भी हमने समझ ली। अब एक समीक्षा की अगर हम बात करें तो भारत में देखिए चित्रकला शैली है, ये एक आनंद की, प्रमोद की विषय है। चित्रकला, नृत्य, संगीत या नाटक, ये सब आप जब आप प्रसन्न होते हैं तो ऐसे चीजों का आनंद लेते हैं। भारतीय समाज जैसे जैसे विकसित हुआ, भारतीय समाज में धर्म की भूमिका केंद्रीय रही और हमारे धर्म में कला प्रियता भगवान कृष्ण से ऑटोमेटिक जुड़ गई, ठीक है। इसीलिए जब भी कला की बात होती है, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, ठीक है, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, इसमें भगवान कृष्ण की प्रधानता दिखती ही है। अब जैसे अगर नृत्य की बात की जाए तो नृत्य में आपको हमेशा दो प्रकार के नृत्य दिखते हैं, एक तांड्य नृत्य और दूसरा लास्य नृत्य। भारत में जितने भी सांस्कृतिक नृत्य शैलियां हैं वो इन्हीं दोनों तांड्य और लास्य शैली के इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। जैसे ही तांड्य नृत्य शैली की बात आती है भगवान शिव शंकर का नाम आ जाता है, लास्य नृत्य शैली की जब भी बात आती है माता पार्वती का नाम आ जाता है, ठीक है। जब भी त्रिभंग शैली की बात होती है, भगवान कृष्ण जो कि बांसुरी बजाते हुए शरीर के 3 पोस्चर में अपने आप को डिवाइड किए होते हैं, तो उनकी चर्चा आ जाती है। जब भी नाद, किसी वाद्य यंत्र के बजाने की बात आती है तो भगवान शिव के डमरू की चर्चा हो जाती है। तो हमारे यहां जो भी कलात्मकता विकसित हुई उस कलात्मकता में दैवीयता शामिल रही, ठीक है। और वो दैवीयता की प्रेरणा हमें वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, अन्य ग्रंथों से मिलती रही। तो इसीलिए जब भारत में मध्यकाल में भी चित्रकला शैली भी विकसित हुई तो उसमें भी ईश्वर के रूप में ईश्वरीयता शामिल जरूर रही, ठीक है। कलाकारों ने लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि हमारे यहां जब पेंटिंग की जाने लगी भगवान की, चाहे वो भगवान कृष्ण की हो या किसी भी ईश्वर की हो, तो उनके
कथाओं की पेंटिंग की गई और उन्हें ईश्वर दिखाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उनके घटनाओं से उन्हें एक बाल रूप में, एक मनुष्य के रूप में पेंटिंग करने का प्रयास किया गया। तो हमारे यहां जो कि एक संकल्पना है कि अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म हूं तुम भी वही हो, हम सभी ईश्वर की संतान हैं या हम सभी ईश्वर के अंश हैं, यह जो संकल्पना थी इसने ईश्वर को भी मानव रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए जब कलाकार पेंटिंग बनाने लगे तो उन्होंने भी ईश्वर को दिव्य तेज वाला ऐसा चित्रकारी नहीं करी, ब्रह्मा विष्णु महेश की चित्रकारी नहीं हुई, ठीक है, दुर्गा माता की भव्य चित्रकारी जो कि जिसमें कि तो कम हुई, लेकिन अधिकांश चित्रकला किसकी विकसित हुई? भगवान कृष्ण के बाल कला लीलाओं की, भगवान राम के घटनाओं की, लेकिन भगवान कृष्ण ज्यादा चित्रित हुए। कारण क्या था? क्योंकि भगवान कृष्ण को मानव रूप में दिखाना बहुत अधिक आसान था, वे मनुष्य के घटनाओं से, मनुष्य के जीवन से अधिक जुड़े हुए थे। इसीलिए कलाकारों ने भी भगवान कृष्ण की अधिक पेंटिंग की, चाहे वो प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक जहां भी पेंटिंग की बात हुई वहां पे भगवान कृष्ण की प्रधानता दिख गई। ठीक है, ये एक शैली है, ये किशनगढ़ शैली है आपको, ठीक है। भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में वन में दिखाया गया है रासलीला को। इसमें भी ये देखिए, अगर ये एक दूसरी शैली है, पहाड़ी शैली, राजस्थान शैली है, तो ये किशनगढ़ शैली में दिखाया गया है। देखिए महिलाएं जो घूंघट की हुई हैं, लेकिन ये घूंघट कैसा है? एक लाइन खींच दिया गया है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो एक लाइन खींच दिया गया है और उसके ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो ऐसे जबरदस्त पेंटिंग की गई है कि इससे लगता है कि महिलाएं वस्त्र पहने भी हैं, लेकिन वो वस्त्र कैसे हैं? पारदर्शक वस्त्र पहनी हुई हैं। ठीक है, तो कलाकारों में इतनी विशेषता थी। यह विशेषता राजपूत शैली में ही दिखती है, ये मुगल शैली में इसका अभाव दिखता है। यहां जो वन के वृक्ष बने हैं उन वृक्षों पे अगर नोटिस करिएगा आप लोग तो यहां देखिए एक पक्षी है, ठीक है, यहां एक पक्षी है, यहां एक पक्षी है। तो जो मुख्य देवता या फिर भगवान कृष्ण और गोपियों का चित्रण है, उनकी चित्रण एक मुख्य कलाकार के द्वारा की गई, लाइनिंग खींच दी गई, कलर किसी और ने भरा, ये वृक्ष किसी और ने बनाए और वृक्ष और पशु पक्षी बनाने वाले कलाकार अलग रहे। तो इस तरीके से जो कि धार्मिकता और सामूहिकता दोनों की भावना राजपूत चित्रकला शैली में दिखती है और यह मुगल चित्रकला शैली में इसका अभाव दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान कृष्ण को या ईश्वर को सृष्टिकर्ता मान करके उनको उनके साथ जुड़ करके, ठीक है, उन्हें अपने आसपास जोड़ करके उन्हें यह माना गया कि वे हमारे जैसे ही हैं, सृष्टिकर्ता है लेकिन मनुष्य के जैसे हैं। और इस तरीके से चित्रकला शैली भारत में विकसित हुई। तो आज जो हम लोगों ने चित्रकला शैली के बारे में चर्चा करी है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों के चित्रकला शैली से या चित्रकला से, भारतीय चित्रकला से अगर प्रश्न होते हैं तो निश्चित रूप से आपसे बनेंगे। और आप अगर लगातार इसको देख रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से आर्ट एंड कल्चर के इन सेक्शंस को बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे। और आगे भी अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको भी हम रिजॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही आर्ट एंड कल्चर के एक नए सेक्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।